रात के लगभग 12 बज चुके थे और गांव के सारे लोग गहरी नींद में सो रहे थे। गांव में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। हरिया रात के वक्त अपने खेतों में सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी रमा उसे खेतों में जाने से रोक रही थी क्योंकि रात बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी। तभी रमा कहती है, अगर आपको खेतों में सिंचाई करनी ही है तो आप सुबह भी जाकर कर सकते हैं, रात बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। तभी कुत्तों के रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। तभी भीमा कहता है, रमा, बहुत दिनों से बरसात नहीं हुई है और सिंचाई करने के लिए ये बहुत ही सही वक्त है। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो फसल बहुत ही जल्दी ख़राब हो सकती है। और कुत्तों का काम ही क्या है, वो तो दिन रात में भी भौंकते ही रहते हैं। रमा कहती है, जी नहीं, आप मेरा कहना मानिए, आज मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। भीमा कहता है, अरे डरने की क्या बात है रमा, मैं तो अपने दोस्त रमेश को भी साथ ले जा रहा हूँ। वो दोनों कड़ाके की ठंड में घर से बाहर निकल गए और कुछ देर चलने के बाद खेतों तक पहुँच गए। खेतों पर पहुँचने के बाद बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने की वजह से दोनों ने आग जलाई। भीमा के खेतों के पास एक बहुत ही पुराना और मनहूस सा खंडहर था। वो दोनों बातचीत करते करते आग के पास बैठे ही होते हैं कि अचानक उनके कानों में एक दिल दहला देने वाली आवाज़ आती है। ये आवाज़ किसी औरत के चीखने की थी। चीख सुनने के बाद रमेश बहुत ही ज़्यादा डरने लगा। रमेश डरते हुए भीमा से कहता है, भीमा, तुमने कुछ सुना? अरे हाँ, मैंने भी वो चीख सुनी जो उस खंडहर की तरफ से आई थी। तभी फिर से अचानक से बचाओ बचाओ और चिल्लाने और रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तभी भीमा अपनी लाठी हाथ में लेता है और सीधे उस खंडहर की तरफ चलने लगता है। रमेश पीछे से उसे आवाज़ देते हुए कहता है, ये क्या पागलपन कर रहे हो भीमा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं तो वैसे भी रात को आने से मना कर रहा था और सिर्फ मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। भीमा कहता है, चल हट डरपोक कहीं का, ज़रा सोच कर देख, अगर कोई लड़की वहाँ पर खतरे में हुई तो। भीमा की इस बात को सुनते हुए रमेश ने चुप रहना ही ठीक समझा और भीमा थोड़ी ही देर में भागते हुए उस जंगल के अंदर घुस जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों जंगल के बीचों बीच खड़े हुए थे। जंगल में घना कोहरा और अंधेरा था। वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक फिर से उस औरत के चीखने की आवाज़ आती है। तभी एक औरत तेज़ी से भागते हुए इन दोनों की तरफ आती है और भीमा से जाकर टकरा जाती है। भीमा से टकराने वाली एक औरत थी। टकराने के बाद वो डर के मारे भीमा से ही चिपक गई और कहने लगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। इतना कहते हुए वो भीमा की बाहों में ही बेहवास हो गई। भीमा ने जैसे ही उस औरत को देखा, वो औरत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और वो अपनी सुध बुध खो बैठा और रमेश की तरफ देखते हुए बोला, जा जल्दी से पानी लेकर आ, क्योंकि इसे होश में लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रमेश कहता है, ज़रा होश में आ भीमा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ज़रा गौर से देख, यहाँ पर इस औरत के अलावा कोई इंसान मुझे दिख नहीं रहा। भीमा कहता है, ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा ना तो मैं चला जाता हूँ। रमेश, ठीक है यार, मैं जा रहा हूँ। रमेश पानी लेने के लिए वहाँ से चल पड़ा और थोड़ी ही दूरी पर एक मनहूस सा खंडहर था। खंडहर के पास में ही एक पुराना सा कुआं बना हुआ था। रमेश जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, उस खंडहर से घुंघरुओं के बजने की आवाज़ आने लगी और कुछ औरतें उस खंडहर के पास काली साड़ी में खड़ी हुई थी। तभी अचानक जंगल से भीमा की चीखने की आवाज़ आई और रमेश सीधे जंगल की तरफ भागने लगा। रमेश जैसे ही भीमा के पास पहुंचा, वहां का मंजर देखकर रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक बेहद डरावनी काले चेहरे वाली एक औरत खड़ी हुई थी और वहीं पर बगल में भीमा की खून से सनी हुई लथपथ उसकी लाश पड़ी हुई थी। देखते ही देखते
उस औरत ने अपने दांत से काटकर भीमा के शरीर के हिस्से को खाना शुरू कर दिया। रमेश ने जैसे उस औरत को देखा, वो भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, उसी की जैसी दिखने वाली कुछ औरतों ने चारों तरफ से रमेश को घेर लिया। अचानक से एक औरत ने रमेश को धक्का दिया और रमेश ज़मीन पर गिर पड़ा। रमेश जैसे ही ज़मीन पर गिरा, एक औरत कूदकर उसकी छाती पर चढ़ गई। रमेश की चीख सन्नाटे को चीरते हुए जंगल के बाहर पहुंची, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। दूसरे ही दिन भीमा और रमेश के लापता होने की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैलने लगती है। एक दिन गांव के एक लड़के ने मुखिया जी से एक सवाल किया कि बहुत हो गया मुखिया जी, जिस दिन जंगल के कुत्ते भौंकते हैं उस दिन गांव में कुछ न कुछ अपशकुन ज़रूर होता है। यहाँ के रहने वाले लोगों के गायब होने की वारदात हमारे बाप दादा के ज़माने से चली आ रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। मुखिया जी, तुझे क्या लगता है मुझे इसकी चिंता नहीं है? उस खंडहर को आज से लगभग हज़ारों बार तोड़ा जा चुका है और जब भी इस खंडहर को तोड़ा गया है, ये खंडहर फिर से अपनी जगह में ठीक हो जाती है। लड़का कहता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें इस गांव को छोड़ देना चाहिए और इस राज से कभी पर्दा नहीं हटेगा। मुखिया जी, बहुत से तांत्रिक और बाबाओं ने पता लगाने का प्रयास तो किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। इस चक्कर में कई बाबाओं और तांत्रिकों ने अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन इस बार मैंने एक ऐसे तांत्रिक भैरव को बुलाया है जो कि इतना शक्तिशाली है कि वो भूतकाल और भविष्यकाल दोनों में जाने का दम रखते हैं। दूसरे ही दिन भैरव बाबा उस गांव में पहुंच जाते हैं। भैरव, अलक निरंजन, ऐसा कहते हुए मुखिया जी के बगल में जाकर खड़े हो जाते हैं। मुखिया जी ने गांव में घटित हो रही सारी बातें भैरव बाबा को बताई। भैरव, रात हो गई है, ये सही समय है, अब सारे लोग चलो मेरे साथ। और हाँ, इस गांव में जितने भी पेट्रोल, डीजल और जलाने की जितनी भी सामग्री है, सब अपने साथ ले लो। इतना कहकर सारे गांव वाले उस तांत्रिक भैरव के साथ उस खंडहर में चले गए। भैरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। भैरव के आंखें बंद करते ही अचानक बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी और कुछ ही देर बाद अचानक भैरव ने अपनी आंखें खोली। भैरव ने कहा, अलक निरंजन। मुखिया जी, बाबा, क्या आपने दिव्य दृष्टि से आपने कुछ देखा? तभी भैरव बताता है कि कालो नाम है उसका। कई वर्षों से यहाँ के नौजवानों को मारकर वो उनके शरीर का मांस खा जाती है। भैरव ने बताया कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है, जब ये गांव क्रांतिकारियों के लिए मशहूर हुआ करता था। उस ज़माने में एक औरत इस खंडहर में रहा करती थी, जिसका नाम कालो था। कालो एक बेहद ही सुंदर और एक खतरनाक स्त्री थी, जिसका न जाने कितने अंग्रेज अफसरों के साथ शारीरिक और नाजायज संबंध थे। उस समय कालो का काला जादू मशहूर हुआ करता था। वो शैतान को खुश करने के लिए कई नौजवानों और बच्चों की बलि दिया करती थी और उनका मांस खा जाया करती थी। जब इस बात की भनक वहाँ के क्रांतिकारियों को पड़ी तो उन्होंने इस औरत को जिंदा ही उसी खंडहर में चुनवा दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस औरत ने अपनी आत्मा का सौदा शैतान के साथ कर रखा था। इतना कहकर भैरव बहुत ही तेज़ आवाज़ में मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते अचानक उस खंडहर में एक दीवार फटी और उस दीवार में से एक काली चमड़ी वाली औरत बाहर निकली। भैरव बिना डरे उस औरत के पास दौड़ कर जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और गांव वालों से कहता है कि तुरंत इसके ऊपर पेट्रोल और डीजल फेंको और माचिस डालकर इसे जला दो। गांव वाले बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और कालो वहीं पर जलकर राख हो जाती है। अब अचानक से वो खंडहर तड़कने लग जाता है और गांव वाले तुरंत भागकर उस खंडहर के बाहर पहुंचते हैं और वो खंडहर पूरी तरह जर्जर होकर वहीं पर गिर जाता है और वहीं पर कालो और खंडहर की कहानी ख़त्म हो जाती है और ये कहानी भी यहीं पर ख़त्म होती है। तो क्या आपके यहाँ भी इसी तरह की कहानियाँ मशहूर हैं? तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर
आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और इसी तरह की कहानी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉन्टेड विला।